हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं JIV AFM मॉड्यूल ए के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस हैं। यह MCQs न सिर्फ आपके कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करेगा बल्कि आपको एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी भी समझने में हेल्प करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप सिर्फ आंसर को याद ना करें बल्कि उसके लॉजिक को भी समझें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। आप इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए आंसर सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो इस प्रकार से यदि आप कुछ गलती भी करेंगे तो आप उसे सही कर पाएंगे क्योंकि हमें गलती से सीखनी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वैल्यू अकाउंटिंग। यानी दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि वैल्यू अकाउंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है इट इज़ सेम एज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बराबर ही है। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन सही है गलत है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और वैल्यू अकाउंटिंग एक नहीं होते। जहाँ तक बात है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, राइट। लेकिन वैल्यू अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, वैल्यू अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं उन्हें कैप्चर करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं उसे हम लोग ट्रैक करते हैं, कैप्चर करते हैं, राइट। तो अब दो तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन होगा या इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों कम करते हैं, तो सेम तो है नहीं। ऑप्शन बी कर रहा है कि वैल्यू अकाउंटिंग इज यूज टू इवैल्यूएट एंड कैप्चर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ये करेक्ट आंसर है। देखिए वैल्यू अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, चाहे वो विजिबल कंट्रीब्यूशन हो, तो जो हमारा विजिबल कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल, ठीक है। या हमारा इनविजिबल कंट्रीब्यूशन हो, इनविजिबल कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनटेंजिबल, राइट। तो या फिर तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप ब्रांड वैल्यू ले लीजिए। अब बोलिए ब्रांड वैल्यू कैसा है, कैसा कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका इनविजिबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल दीजिए, IPR, ये भी आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैल्यू अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में या प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं सबको ट्रैक किया जाए, चाहे वो विजिबल कंट्रीब्यूशन हो या इनविजिबल कंट्रीब्यूशन हो। तो देखिए यही होता है कंसेप्ट क्लियरेंस। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। ऑप्शन सी करा इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द टेंजिबल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये गलत है। वैल्यू अकाउंटिंग सिर्फ टेंजिबल चीज़ें नहीं देखता, इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि गुडविल, जैसे कि एक्सपर्टाइज, जो कि प्रोडक्ट बनाने के में बहुत हेल्प करते हैं। ऑप्शन डी का राइट टेक्स ओनली इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि अकाउंटिंग में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि वैल्यू अकाउंटिंग हर कंट्रीब्यूशन को कैप्चर करता है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है USGAAP के बारे में गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट USGAAP। पहला कह रहा है कि दीज आर अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल एंड द स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि आपका जो USGAAP फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग है इसके लिए कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल और स्टैंडर्ड का कलेक्शन है जिससे हर कंपनी को फॉलो करना होता है, राइट। तो ये सही है। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि दीज हैव बीन अडॉप्टेड बाय द US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये भी करेक्ट है। US SEC ने US GAAP को ऑफिशियली अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ताकि कंसिस्टेंसी बना रहे। ऑप्शन सी कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ GAAP इज़ टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये भी सही है कि हमारा जो GAAP है इसका मेन पर्पस होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट बनाना ताकि शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑप्शन डी कह रहा है कि दीज प्रोवाइड डेफिनेट इंश्योरेंस दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एरर्स और इंटेंडेड ओमिशन। यह गलत स्टेटमेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा USGAAP है ना, इसका एम ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी लाना होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एरर फ्री होगा। वही कह रहा है ना यहाँ पे कि एश्योरेंस दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी एरर फ्री, 100% गारंटी नहीं करता। एरर और ओमिशन का पॉसिबिलिटी हमेशा होता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, कॉमनली फॉलो अकाउंटिंग रूल होगा, US SEC के द्वारा अडॉप्ट किया गया, ये भी सही है। ट्रांसपेरेंसी लाना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि GAAP का जो रूल है फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एरर या ओमिशन हो ही नहीं सकता है,
ठीक है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा, इसमें 2 की पॉइंट्स हमने समझे अभी तक। पहला की पॉइंट ये समझा कि वैल्यू अकाउंटिंग दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन को दोनों को इवैल्यूएट करता है, और यूएसजीडब्ल्यूपी स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग रूल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन एरर फ्री फाइनेंशियल रिपोर्ट गारंटी नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समराइज, फैक्ट को समराइज भी करते चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके सामने है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही है पूछा गया है, विच इज़ करेक्ट। चलिए पहला कह रहा है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओनली एसेट। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग सिर्फ एसेट को नहीं देखता बल्कि लायबिलिटीज़ को भी देखता है, राइट। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का पर्पज़ होता है कि करंट मार्केट वैल्यू को यूज करके एसेट और लायबिलिटी दोनों को एक्यूरेटली वैल्यू किया जाए। तो क्या यूज करता है दोस्तों कि यहाँ पे करंट मार्केट, यानी हमारा जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू है, उसको हम लोग यूज करें, ठीक है, और उसको यूज करके जो हमारा एसेट है या जो हमारा लायबिलिटीज़ है, इनको एक्यूरेटली वैल्यू किया जाए। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन भी कर रहा है कि फेयर अकाउंटिंग वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओनली लायबिलिटी। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एसेट और लायबिलिटी दोनों को दोनों के करंट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करता है। जैसे मान लीजिए कोई एसेट है, इसका भी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगा, कोई लायबिलिटीज़ है, इसका भी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगा, दोनों को कंसीडर किया जाएगा, केवल लायबिलिटीज़ कोई नहीं। और तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कर रहा है प्रेजेंटली दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंजॉयज वेरी वाइड डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कुछ कंट्री में एक्सेप्टेड है, लेकिन हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। इस मेथड का एक्सेप्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सल नहीं हुआ है। तो क्या रहा ना, वाइड डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी गलत है। ऑप्शन डी का रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज करंट वैल्यू अकाउंटिंग। यह बिल्कुल सही है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को हम लोग करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह करंट मार्केट कंडीशन के बेसिस पे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्यों इसे करंट वैल्यू अकाउंटिंग कहा जाता है, क्योंकि अभी का मार्केट वैल्यू क्या है वो पता लगाता है एसेट का और लायबिलिटी का, कि अभी का मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पर ये करंट मार्केट कंडीशन एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू को डिसाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि IFRS का फुल फॉर्म क्या है। पहला कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो यह ऑप्शन जो है ये IFRS का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि ग्लोबली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन स्टैंडर्ड। यह गलत ऑप्शन है। IFRS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है, यह एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यह भी इनकरेक्ट है। इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है। इंडियन में अकाउंटिंग के लिए INDAS का यूज़ करते हैं, जो कि IFRS के लिए नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक दो की पॉइंट समझे 2 क्वेश्चन से। पहला सवाल ये, पहले कंसेप्ट ये समझा कि जो हमारा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, उसको हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को हम लोग करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी कहते हैं, जो कि एसेट और लायबिलिटी दोनों के करंट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करता है। फिर हमने सीखा कि IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ग्लोबली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों आप ये जो हम जो भी आपके साथ मैं डील कर रहा हूँ, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर हम लोग इस प्रकार के इंपॉर्टेंट MCQs को आपके लिए दे रखे हैं, ताकि आपका फुल्ली फ्लेजेड रिवीजन हो सके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आप यदि उसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। इसमें आपको MCQs के अलावा क्विक रिवीजन नोट्स, कैप्सूल नोट्स, बुलेट पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हमने 1000 से ऊपर MCQs दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, क्विजेस के फॉर्मेट में, टाइम बाउंड क्विजेस हैं, और यानी हर एक वो चीज़ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है कि जितने भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उन्हें INDAS से कॉम्प्लाई करना होगा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 2020 गलत है, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने 1 अप्रैल 2020 से INDAS को अडॉप्ट नहीं किया। 2021 ये भी गलत है। 2022 ये भी गलत है, क्योंकि 2022 में भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को ऑफिशियली INDAS अडॉप्ट करने का डिसीजन नहीं हुआ। तो ये डिड नॉट डिसाइडेड, यही सही जवाब है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को अभी तक ऑफिशियली INDAS के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब बाय, कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं प्रिपेयर करती। ICAI बिल्कुल सही जवाब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये ICAI स्टैंडर्ड बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बना रहे। CB गलत है।
ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। तो पहला कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, वन ऑफ रिसीविंग द बेनिफिट एंड अदर ऑफ गिविंग इट। ये बिल्कुल सही है। डबल एंट्री सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक जो बेनिफिट रिसीव करता है, तो जो बेनिफिट रिसीव करता है उसको डेबिट बोलते हैं, और दूसरा होता है जो बेनिफिट देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। तो इसको हम डुअल इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये तो सही है। फिर कह रहा है कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टीज मस्ट बी इंटरेस्टेड। तो ये भी सही है। हर ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक जो चीज़ रिसीव करता है और एक जो चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि बायर और सेलर के केस में। सी कह रहा है कि द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट एट द सेम टाइम। ये भी सही स्टेटमेंट है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक अकाउंट में डेबिट और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, और दोनों का एक ही समय पे पाया जाता है। तो ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये तीनों प्रिंसिपल आते हैं, राइट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, और डेबिट क्रेडिट दोनों एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, तीनों एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के लिए तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लें जो की पॉइंट हमने पिछले 3 क्वेश्चन में कवर किए हैं। पहले मैंने क्या बताया? अच्छा, एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर करेंगे। चलिए, एक सवाल और है कि व्हाट इज़ द नीड टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में स्टैंडर्डाइजेशन लाने की क्या आवश्यकता थी? तो पहला कह रहा है टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही है। स्टैंडर्डाइजेशन से अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी आती है। हर बिजनेस को एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, जिससे कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाता है। तो टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ये भी सही है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि सब बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन को क्लियरली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है टू बी कंपेरेबल। यह भी सही है। जब सब बिजनेस एक ही जैसे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट इंडस्ट्री या कंट्रीज़ में क्यों ना हो। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये गलत है, मतलब ये सही होगा। क्यों ये सही होगा? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन से कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी सब चीज़ें इंश्योर होती हैं। वही तो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो अभी तक जो की पॉइंट्स हमने देखे हैं, एक बार क्विकली समराइज कर लें। पहला हमने आपको ये बताया कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसके मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, मैंने ये बताया आपको। पहला प्रिंसिपल है कि इसके एवरी ट्रांजेक्शन है टू, जिसको डुअल इफेक्ट बोलते हैं। पहला क्या होता है? इसमें डुअल इफेक्ट होता है। फिर क्या होता है? इसमें डबल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, दो पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा क्या बताया आपको कि टू फोल्ड डेबिट क्रेडिट का साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तीन प्रिंसिपल याद रखिएगा। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन लाना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर इनफ टू सस्टेन इट ऑपरेशन, या ये गलत है, क्योंकि गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट का प्रॉफिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये आइडिया देता है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट रिलेट टू द प्रॉफिट, तो ये गलत है। द ऑनर ऑफ द फर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म, ये भी गलत है। अब देखिए, ऑनर ऑफ द फर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म, तो ये किस कंसेप्ट के अंदर आता है? ये आता है हमारा बिजनेस एंटिटी के अंदर। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको एक और क्लियर हो गया। यदि आपसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पूछता तो आप बोलते हैं कि हाँ, फर्म के ऑनर और फर्म से अलग होते हैं। फिर कह रहा है कि द फर्म विल बी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो बिल्कुल सही जवाब है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का यही मतलब होता है कि बिजनेस की नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा और उसको बंद होने में कोई इमीडिएट रिस्क नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ फर्म रिलेट टू अ सेगमेंट विच इज़ गोइंग वेरी वेल। ये भी गलत है, क्योंकि गोइंग कंसर्न का यह मतलब नहीं है कि बिजनेस का कोई स्पेसिफिक सेगमेंट अच्छा कर रहा है बाकी बिजनेस से, बल्कि बिजनेस ओवरऑल कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मेन आइडिया यह होता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा और अपनी ऑपरेशन चलाता रहेगा। यही होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है।
चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैश बुक के बारे में गलत है? देखिए इस प्रकार का सवाल आजकल पूछा जाता है। पहला कह रहा है इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। ये बिल्कुल सही है। कैश बुक का काम ही ये होता है कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाए। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। यह भी सही है कि कैश बुक के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड जो कि रिसीट के लिए होता है और क्रेडिट साइड जो पेमेंट के लिए होता है। आपको पता होगा कि डेबिट साइड किसके लिए होता है? रिसीट के लिए होता है, और क्रेडिट साइड किसके लिए होता है? पेमेंट के लिए होता है। फिर कह रहा है कि ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि कैश बुक में रिसीट डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है और पेमेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रखिएगा क्या जितने भी हमारे रिसीट होते हैं राइट वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि इट इज़ अ जर्नल एज वेल एज लेजर। तो बिल्कुल सही है, कैश बुक को हम ही एक समय पे जर्नल और लेजर दोनों मान सकते हैं क्योंकि यह ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट रिकॉर्ड रखता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। दिस इज रॉन्ग। ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल क्रेडिट, ऑल दो ही चीज़ों का, या तो रिसीट होगा या आपका क्रेडिट होगा, राइट। तो कैश बुक में जो रिसीट होते हैं वो हमारे डेबिट साइड के लिए होते हैं और क्रेडिट जो होते हैं वो हमारे पेमेंट क्रेडिट साइड के होते हैं, ठीक है। रिसीट यानी कि जो पैसा हमने रिसीव किया और पेमेंट जो हमने पे किया, तो जो पे किया है वो हमारी क्रेडिट साइड में आएंगे और जो रिसीव किया है वो डेबिट साइड में आएंगे। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है? प्रिपेयरिंग तो गलत है क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल का एक स्पेसिफिक स्टेप प्रिपेयरिंग नहीं होता है। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग सही है, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को पहले स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है क्लासीफाइंग, तो यह भी करेक्ट है। क्लासीफाइंग स्टेप होता है जहाँ पे हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। और फिर आता है समराइजिंग, ये भी अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रिपेयरिंग, क्योंकि प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं होता है। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है इसका मतलब है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फिर हमने ये बताया कि कैश बुक पे रिसीट डेबिट साइड पे और पेमेंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और अकाउंटिंग साइकिल में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग स्टेप्स होते हैं लेकिन प्रिपेयरिंग स्टेप्स नहीं होते हैं। चलिए होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्नल एंड लेजर इज नॉट करेक्ट? नॉट ध्यान से सुनिएगा। पहला कह रहा है कि द टर्म पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम द जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। यह बिल्कुल सही है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल से डेबिट और क्रेडिट आइटम को लेजर के रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, बिल्कुल सही है। द जर्नल इज़ अ बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड वाइल द लेजर इज़ अ बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। यह भी करेक्ट है क्योंकि जर्नल में ट्रांजैक्शन को टाइम वाइज रिकॉर्ड किया जाता है जबकि लेजर में उन्हें एनालाइज करके अलग अलग अकाउंट में डाला जाता है। जर्नल में आप क्या करते हैं बताइए? जर्नल में आप ट्रांजैक्शन को टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं, राइट, जबकि लेजर में आप क्या करते हैं? उनको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर एनालिसिस करके अलग अलग अकाउंट में डालते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है कि जर्नल इज़ मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू लेजर। ये गलत है क्योंकि लेजर ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई और समराइज किया जाता है जबकि जर्नल सिर्फ इनिशियल एंट्री होती है। फिर कह रहा है लेजर इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। ये भी इनकरेक्ट है, राइट। आई थिंक यहाँ जो वर्ड है ना ये यहाँ पे दो गलत हो गया है। चलिए द लेजर इज़ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लेजर फर्स्ट एंट्री नहीं होती है, फर्स्ट फाइनल एंट्री होती है। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट एंट्री, लेजर इज़ अ फाइनल एंट्री, राइट। तो करेक्ट आंसर डी है। लेकिन देखिए यहाँ पे कहा जाए तो ये भी गलत है, मोर रिलायबल। अच्छा, ये रिलायबिलिटी यदि हम एक टर्म में कहें कि हमारे पास जो जर्नल में डेटा सोर्स होता है वो ओरिजिनल होता है, तो इस टर्म में रिलायबिलिटी को कहें तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए जर्नल में जो डेटा होते हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं, एकदम आपके ऑब्जर्वेशन से लिए गए होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा रिलायबल आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, नॉट करेक्ट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनी लिमिटेड कैपिटल कंपनी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए कह रहा है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लिमिटेड कंपनी का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। नेचुरल पर्सन अकाउंट, यह भी गलत है क्योंकि नेचुरल पर्सन अकाउंट इंसानों के अकाउंट होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये बिल्कुल सही जवाब। लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए इसका अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो लीगल एंटिटीज़ के अकाउंट होते हैं जैसे कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उन चीज़ों के होते हैं जो किसी और के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, जैसे कि सैलरी ड्यू, ठीक है, जैसे कि आपका सैलरीज ड्यू हो गया, ये किसी और चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है क्योंकि लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और उसका अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है।
फिर कह रहा है कि गुडविल और इंटेंजिबल ट्रेडमार्क जो है वो किस अकाउंट का टाइप है। पहला कहा है इंटेंजिबल नॉमिनल अकाउंट, इनकरेक्ट है। गुडविल और ट्रेडमार्क को नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई नहीं किया जाता। फिर कह रहा है नॉमिनल अकाउंट, गलत है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, आपका इनकम आएगा, आपका एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये सब आएगा। पर्सनल अकाउंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल या एंटिटीज़ के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट, ये बिल्कुल सही जवाब है। गुडविल और ट्रेडमार्क रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, और स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट एसेट के अकाउंट होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए कुछ की पॉइंट जो हमने कवर किया उसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि लेजर जो है बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है, जबकि जनरल बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री होता है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बताया आपको कि जो हमारा लिमिटेड कंपनी का अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और गुडविल और ट्रेडमार्क रियल अकाउंट होते हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फ्यूचर नहीं है। पहला कह रहा है कि BRS हेल्प इन अराइविंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस, ये बिल्कुल सही है। BRS का मेन पर्पस ही होता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच जो डिफरेंस होता है, मैं किसका बोल रहा हूँ, एक तो बोल रहा हूँ कैश बुक और एक क्या बोल रहा हूँ मैं, बैंक स्टेटमेंट। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रिकॉन्साइल किया जाए और एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलते। फिर बी कह रहा है कि BRS इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, गलत है। BRS बैंक नहीं बनाता, यह कस्टमर या कंपनी बनाती है अपने अकाउंट को रिकॉन्साइल करने के लिए। So BRS is not prepared by bank, rather it is prepared by company या customer to reconcile their account. BRS will record any delay in clearing, बिल्कुल सही। BRS यह भी दिखाता है कि कोई चेक क्लियर होने में डिले तो नहीं हुआ है, जिससे आपको एग्जैक्ट बैलेंस का पता चल सके। So BRS will record any delays in clearing. ऑप्शन डी कह रहा है कि BRS help in fraud detection of check, यह भी करेक्ट है। अगर कोई फ्रॉड या गलत एंट्री हुई हो तो BRS से वो डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए फ्रॉड डिटेक्शन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि एक्चुअल पोजीशन पे आते हैं। BRS कौन प्रिपेयर करता है, बैंक नहीं प्रिपेयर करता, या कस्टमर या कंपनी बनाती है, राइट। और फिर BRS विल रिकॉर्ड एनी डिले इन क्लियरिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि BRS हेल्प इन फ्रॉड डिटेक्शन ऑफ चेक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि BRS बैंक नहीं बनाती है, यह बिजनेस या अकाउंट होल्डर खुद बनाता है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैच कराने के लिए। बैंक स्टेटमेंट इज़ अ कॉपी ऑफ, पहला कह रहा है कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, बिल्कुल सही बात। बैंक स्टेटमेंट कस्टमर का अकाउंट का एक कॉपी होता है जो कि बैंक के रिकॉर्ड में होता है, इसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, गलत है। कैश बुक में बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और यह कस्टमर का व्यू होता है, किसका व्यू होता है, कस्टमर का व्यू होता है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में बैंक के व्यू से होता है। कैश कॉलम ऑफ द बैंक बुक, तो ये भी गलत है, क्योंकि बैंक बुक और कैश बुक अलग कंसेप्ट है और ये कस्टमर के अकाउंट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे गलत सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कस्टमर के अकाउंट का कॉपी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहला तो BRS का पर्पज़ है कि बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करना, और ये कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है, ना कि बैंक प्रिपेयर करती है। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि बैंक स्टेटमेंट कस्टमर का अकाउंट का कॉपी होता है जो कि बैंक के रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने देखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ अवर कास्टिंग ऑन रिसीट साइड ऑफ बुक कैसे रिकॉन्साइल करेंगे। पहला कह रहा है कि कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दीजिए। देखिए यह गलत है। अगर रिसीट साइड ऑफ कैश बुक को गलती से ज़्यादा आपने क्या किया, समझिए, आपका जो रिसीट साइड था कैश बुक का, ठीक है, उसको आपने क्या किया, गलती से ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि ओवरकास्ट कर दिया। रहा है पहले समझिए, यहाँ पे हो ये रहा है कि रिसीट साइड ऑफ कैश बुक को गलती से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैश बुक है, ठीक है, तो रिसीट साइड में जो है हमने क्या किया है कि वी हैव ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो रहा है कि रिसीट साइड को गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि रिकॉर्ड करना था 100, हमने रिकॉर्ड कर दिया 200, ठीक है, ये ना होता है ओवरकास्ट का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस गलत से ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है, तो इसको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ कह रहा है कि इंक्रीज़ द बैलेंस इन द कैश बुक, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप बैलेंस को ऑलरेडी बढ़ाए हुए हैं तो बढ़ा के थोड़ी आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर कह रहा है इंक्रीज़ द बैलेंस इन द पासबुक, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस रिसीट साइड की ओवरकास्टिंग से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है। फिर सी कह रहा है कि डिक्रीजेज द बैलेंस इन द कैश बुक, बिल्कुल सही जवाब। अगर रिसीट साइड से गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है तो जब आप उसको करेक्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, तो आप इसका जो रिकॉन्सिलेशन है, ठीक है, वो कैसे होगा, डिक्रीज द बैलेंस इन द कैश बुक, ठीक है। और फिर कह रहा है कि डिक्रीजेज द बैलेंस इन द पासबुक, ये भी गलत है। पासबुक का बैलेंस इस पार्ट पर गलती से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ओवरकास्टिंग का मतलब होता है कि रिसीट गलती से ज़्यादा दिखा दिए हैं और उसको करेक्ट करने के लिए आपका कैश बुक बैलेंस कम हो जाएगा, राइट, आपको कैश बुक बैलेंस कम करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आपका जो एक्स है वो क्रेडिट बैलेंस है आपके कैश बुक में, जिसको हम लोग डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसका रिकॉन्सिलेशन कैसा होगा। ऑप्शन एक आ रहा है कि कास्टिंग एक्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, गलत है, क्योंकि यह गलती को सॉल्व नहीं करता। कोई रिकॉन्सिलेशन में हम करते क्या है कि जो गलती की हम किए हैं उसको सही करते हैं। हमने गलती क्या किया कि एक्स क्रेडिट बैलेंस था कैश बुक में, जिसको हमने डेबिट साइड में लिख दिया। हमको लिखना था क्रेडिट बैलेंस, अब लिख दिया डेबिट साइड में, गलती कर दी है, तो आप सही कैसे करेंगे। फिर कह रहा है कि कास्टिंग 2x ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ये भी गलत है, आपको डबल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ गलती को ठीक करना है। कास्टिंग 2x ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने गलती से क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड किया तो आपको उसे करेक्ट करने के लिए उस बैलेंस को वापस डेबिट साइड पे 2x करना पड़ेगा ताकि गलती ठीक हो जाए। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, तो अभी तक हमने दो चीज़ देखा यहाँ पे कि जो ओवरकास्टिंग होता है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस गलती से ज़्यादा दिखाया जाता है और करेक्ट करने पर यह बैलेंस कम हो जाता है। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट होता है बैंक में, जिसमें कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो एक बैंक है जहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है, तो ऑप्शन ही कह रहा है कि सो हायर पासबुक बैलेंस देन कैश बुक, राइट। तो ये सही जवाब है। जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया हो लेकिन उस ट्रांजैक्शन को अभी तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हो तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू कैश बुक, राइट। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन उस ट्रांजैक्शन को अभी तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सोलर लेयर पासबुक देन कैश बुक, ये गलत है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट, अब यहाँ सवाल क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया लेकिन आपने पासबुक में अभी तक, आपने कैश बुक में अभी तक कुछ चेंज किया नहीं, तो पासबुक बैलेंस ज़्यादा ही दिखेगा ना, लेस तो होगा नहीं, ठीक है। फिर कर रहा है सो नो डिफरेंस, ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट का इंपैक्ट कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करता है। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ एक्स टू सुरेश इज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। पहला कह रहा है कि 2x तक क्रेडिट कर दीजिए, तो गलत है। आपको सुरेश को 2 बार क्रेडिट नहीं करना है बल्कि गलती को ठीक करना है। क्रेडिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स, ये भी गलत है। आपने ऑलरेडी गलती से क्रेडिट किया है तो क्रेडिट करना प्रॉब्लम को और बढ़ा न देगा, घटाएगा थोड़ी। डेबिट सुरेश टू द एक्स, आपने क्या किया कि सुरेश को एक्स के अमाउंट क्रेडिट कर दिया, अब फिर से आप क्रेडिट कीजिएगा तो क्या मतलब है। फिर सी कर रहा है कि डेबिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ 2x, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने गलती से सुरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए आपको इसके अकाउंट को 2x डेबिट करना पड़ेगा ताकि गलत एंट्री बैलेंस हो जाए। डेबिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स, ये भी गलत है। सिर्फ एक्स डेबिट करने से गलती कंप्लीटली रेक्टिफाई नहीं होगा, आपको 2x टाइम डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया? ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या सीखा। हमने ये सीखा कि डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में किया गया कैश कस्टमर के द्वारा जब तक अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यदि आपने क्रेडिट सेल गलती से कस्टमर के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए आपको 2x डेबिट करना पड़ता है। फिर हमने क्या देखा, फ्रेट एक्सपेंस फॉर कैरिंग मशीनरी इज कैरी टू द ट्रैवल अकाउंट देन रेक्टिफिकेशन इन द ट्रायल बैलेंसेज। ऑप्शन ए कह रहा है डेबिट मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रैवल अकाउंट, ये गलत है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर फ्रेट एक्सपेंस को गलती से ट्रैवल अकाउंट में रिकॉर्ड किया हो तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और ट्रैवल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि यह एंट्री सही हो सके। ऑप्शन बी कर रहा है क्रेडिट मशीनरी अकाउंट एंड डेबिट ट्रैवल अकाउंट, ये गलत है। आप ट्रैवल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत अकाउंट है, यही ना है गलत अकाउंट। फिर कह रहा है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट ट्रैवल अकाउंट, ये भी गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ ट्रांजेक्शन रिलेटेड है ही नहीं। फिर कह रहा है डेबिट PLN अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रैवल अकाउंट, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि गुड वर्थ एक्स सोल्ड टू विजय वाज इंटर्ड इन परचेज अकाउंट, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे कीजिएगा। पहला कह रहा है क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स इच एंड डेबिट विजय, बिल्कुल सही जवाब है। अगर गुड्स को परचेज अकाउंट में गलती से रिकॉर्ड किया गया है तो आपको परचेज से क्रेडिट करना होगा, सेल्स को भी क्रेडिट करना होगा और विजय के अकाउंट को डेबिट करना होगा। बी कह रहा है कि डेबिट परचेज एंड डेबिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स इच एंड क्रेडिट विजय, ये भी गलत है। सी कह रहा है क्रेडिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ 2x, ये भी गलत है।
और डी कह रहा है कि क्रेडिट परचेज टू द एक्सटेंड ऑफ 2s, ये भी गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका इनमें से कौन सा जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर गुड्स को अपनी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री नहीं की गई तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एंट्री ही नहीं है। ओवर स्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर, ये भी गलत है। अगर सेल्स रजिस्टर ओवर स्टेटेड है तो इसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, यह ऑप्शन भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि गलत अकाउंट में एंट्री होने से बैलेंस चेंज हो जाती है। सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंड हाफ द अमाउंट, यह भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने सैलरी का हाफ अमाउंट रिकॉर्ड किया, जो कि गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि अगर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री नहीं हुई तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। किस पे जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। पहला कह रहा है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट। देखिए सम ऑफ ईयर डिजिट में क्या होता है, ये मेथड टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, ना कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रोडक्शन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है। ठीक है, फिर कह रहा है रिटर्न ऑन वैल्यू। तो रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या है कि यह मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस के पर बेस्ड है, तो टाइम के साथ एसेट की वैल्यू को कम करते रहता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट प्रोडक्शन वॉल्यूम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिक्स परसेंटेज है जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट हर एक साल में, वो किस मेथड के अंदर चार्ज करता है? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड गलत है। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स अमाउंट हर साल चार्ज किया जाता है, वैल्यू के डिमिनिशिंग पर नहीं। ठीक है, बी का एन्युटी मेथड, यह भी गलत है। इस मेथड में पेमेंट को रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन के लिए नहीं। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बिल्कुल सही जवाब है। इस मेथड में हर एक साल एक फिक्स परसेंटेज एसेट के डिमिनिशिंग वैल्यू पर चार्ज होता है। और सिंकिंग फंड मेथड भी नहीं है। सिंकिंग फंड मेथड में फंड का प्रोविजनिंग किया जाता है ताकि एसेट को फ्यूचर में रिप्लेस किया जा सके। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स पहले वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।